हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज रंजीत कुमार। मैं आप सभी बच्चों को अपने इस चैनल पे वेलकम करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट के ऊपर कई सारे कॉन्सेप्ट को देखा था और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सारे इक्विवेलेंट वेट के प्रॉब्लम्स के ऊपर जो आपके एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है या कुछ नए क्वेश्चंस भी जो है वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा था उसको एक बार फटाफट 5 मिनट के टाइम में उसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट में हम लोगों ने आपसे बात किया था, देखो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इक्विवेलेंट वेट के ऊपर बात किया था और मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का वो वेट होता है जब कोई भी एलिमेंट 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, यानी कितना अमाउंट ऑफ मास किसी भी एलिमेंट का 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने में या डिस्प्लेस करने में यूज होता है। या मान लीजिए जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को हमारा कंबाइन या डिस्प्लेस करने में जो भी अमाउंट ऑफ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज योर इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल, है ना। जैसे मान लीजिए हमारा ऑक्सीजन के लिए 8 ग्राम होता है, या हम मान लेते हैं क्लोरीन के लिए, मैंने बताया था जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है इसके पहले वाले वीडियो का जरूर देखिए, पूरा डिटेल मैंने कॉन्सेप्ट इसको सिखा के रखा है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करने में जितना अमाउंट ऑफ मेटल की रिक्वायरमेंट है दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल, है ना। या मान लीजिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस या कंबाइन करने में 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस या कंबाइन करने में जितने मेटल की, जितने एलिमेंट की आवश्यकता है दैट इज इक्विवेलेंट मास। या मान लीजिए हम लोग सिल्वर को अगर हम कंबाइन या डिस्प्लेस करें तो 108 ग्राम हम सिल्वर को डिस्प्लेस या कंबाइन करने में जितना यूज करते हैं एलिमेंट का मास का, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए, जैसे हमने केस 1 में बताया था आपको कि जब हम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को लिखा जाता था वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू कर देते थे 8 से। मतलब 8 ग्राम ऑक्सीजन अगर डिस्प्लेस या कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें कितना आपका एलिमेंट का यूज होता है, कितने अमाउंट ऑफ एलिमेंट का यूज होता है, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। या मान लीजिए हम लोग केस 2 में देखे थे कि जैसे क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड है, क्लोराइड फॉर्मेशन अगर मेथड को हम देखें तो इसमें देखिए इक्विवेलेंट वेट को हम लोगों ने निकाला था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। तो इसमें हम लोगों ने लिखा था वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ क्लोरीन इनटू कर देते थे 35.5, यानी कि 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस या कंबाइन करने में जितने अमाउंट ऑफ एलिमेंट, जितने मास ऑफ द एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज द इक्विवेलेंट मास, है ना। या मान लो हम लोग केस 3 देखते हैं। केस 3 हम अगर सपोज करते हैं हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड को, हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड है। इस वाले केस में क्या होता है, जैसे हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मेटल का, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन और इनटू कर देते थे 1 कर देते थे। यानी कि अगर कहीं पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है या कहीं पे हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है तो उस केस में इक्विवेलेंट वेट उस मेटल का निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा था वेट ऑफ द मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ द हाइड्रोजन इनटू 1 कर देते थे। यानी सिंपल फॉर्मूला हमारा वेट ऑफ द मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ द हाइड्रोजन हुआ करता था, है ना। उसके बाद देखिए ये तो केस हमारा हो गया, ये तो 3 केस है जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो देखिए इक्विवेलेंट वेट हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एक ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, एक ऑक्सीजन को अगर हमें कंबाइन करना है तो इस ऑक्सीजन के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है ना। तो एक ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम के लिए
2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये ले रहा है तो ये क्या होगा, ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को शो कर रहा है। तो 8 ग्राम हम लोगों के लिए कितने ग्राम को डिस्प्लेस करना है ऑक्सीजन का मास, तो 8 ग्राम। तो देखिए 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो सोचिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो सीधे सीधे आप उसका एटॉमिक मास लिखिए, एटॉमिक मास लिखिए और नीचे लिखिएगा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। तो जैसे सपोज करिए किसी रिएक्शन के अंदर, सपोज करते हैं हम लोगों ने सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाया और यहां पे Na2O बना लिया था, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट मास बताओ सोडियम का क्या है। तो देखो बेटा, सोडियम का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए सबसे पहले सोडियम का लिखो एटॉमिक मास, सोडियम का लिखिए एटॉमिक मास और डिवाइड कर दीजिए इसके वैलेंसी से, ठीक है ना। वैलेंसी से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, देखो अगर सिंपल करना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, और अगर आप थोड़ा सा डिटेल समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में समझाने का कोशिश करता हूं। देखो इक्विवेलेंट मास हो गया हमारा एटॉमिक मास में वैलेंसी, तो सोडियम का एटॉमिक मास आप जानते हैं 23 होता है, अगर ग्राम में लिखना चाहते हैं तो 23 ग्राम हो जाएगा, डिवाइड बाय इसकी वैलेंसी, देखिए सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो हमारा सिंपल लिखेंगे 23, दिस इज योर इक्विवेलेंट मास, है ना। सोडियम का हमारा इक्विवेलेंट मास आ गया, यानी इस रिएक्शन के लिए सोडियम का इक्विवेलेंट मास हम निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, जैसे अब हम मान लीजिए थोड़ा सा डीपली देखना चाहते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आता कहां से, तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो दिया गया रिएक्शन है, जैसे हमारा Na+O2 है, दैट इज Na2O बना रहा है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, पहले हमको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस कर देना है, ठीक है। रिएक्शन को क्या कर देना है, आपको बैलेंस कर देना है। तो देखिए यहां पे 2 सोडियम आप देख रहे हैं ना, यहां पे 1 सोडियम है, तो प्रोडक्ट साइड में 2 सोडियम है और रिएक्टेंट साइड में 1 सोडियम है, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही हमने यहां पे 2 लगा दिया, सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो देखिए ऑक्सीजन यहां पे 1 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, तो अगेन यहां पे हमें 2 करना पड़ेगा जिससे कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। बट जैसे ही यहां पे हमने 2 लगा दिया, सोडियम हमारा 4 आ गया, यानी हम यहां पे अब कर देंगे 4, ठीक है। तो यहां पे 4 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 Na2O आपका फॉर्म कर रहा है। अब जरा सोचिए, अब जरा समझिए क्या कहा जाता है, सोडियम का वह मास, सोडियम का वह मास जो मास 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे, है ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे। आप जरा सोचिए, यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 2 ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है या कंबाइन कर सकता है, ठीक है। मतलब यहां 4 सोडियम के साथ कंबाइन करने के लिए हमारा 2 ऑक्सीजन एटम है, सिंपल है कॉन्सेप्ट। तो समझिए कि यहां पे क्या है कि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर सोडियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक ऑक्सीजन यहां कंबाइन कर रहा है, तो सोचिए 2 ऑक्सीजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हम ऑक्सीजन को यहां पे देंगे, तब जाकर ये सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, है ना। तो आप जरा सोचिए कि 8 ग्राम के लिए कितना, तो यहां पे देखो 16 to the 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप जरा सोचो 8 ग्राम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, यानी 8 ग्राम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कितना हो गया, सोचो कितना इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। आप जरा सोच के देखिए 32 ग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 8 ग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा 4/32 इंटू 4/32 इंटू 8, है ना। यहाँ पे 4 4 कैंसिल, 1 हो गया, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम एक ऑक्सीजन का मतलब हम 8 ग्राम ऑक्सीजन को अगर हम कंबाइन या डिस्प्लेस करते हैं तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ना। तो हमारा वैलेंसी हो गया 1। तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक मास जो भी होगा, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास लिखिए और नीचे में लिखना है आपको वैलेंसी फैक्टर, यानी क्या इसका वैलेंसी है ना। तो ध्यान में रखिएगा 8 ग्राम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन को कंबाइन डिस्प्लेस करना है तो कितने अमाउंट ऑफ सोडियम चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी अमाउंट आएगा दैट इज द इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 32 ग्राम ध्यान से देखिएगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन को, नहीं एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन एटम का हो गया 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम सोडियम के साथ कंबाइन कर रहा है,
तो ये कंबाइन कर रहा है 4 इंटू 23, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विथ 4 इंटू 23 ग्राम ऑफ सोडियम, है ना। ध्यान रखिएगा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम सोडियम से कंबाइन कर रहा है, तो 4 इंटू 23 ग्राम ऑफ सोडियम से कंबाइन कर रहा है। मेरा इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला है या क्या कॉन्सेप्ट है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना सोडियम का जरूरत है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना सोडियम का जरूरत है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं। तो 1 ग्राम के लिए हो गया 4 इंटू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो हमें कितने ग्राम के लिए पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए, यानी 4 इंटू 23 डिवाइड बाई 8। आप यहां पर देख लीजिए 4 इंटू 23 बाई 8, है ना। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन है, उसके लिए हमें 4 इंटू Na चाहिए। 4 इंटू Na, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, 4 इंटू हो गया 23। और हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 23 बाई 32, सॉरी 4 इंटू 23 बाई, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 23 डिवाइड बाई 32। और हमें निकालना है कितने के लिए, हमें निकालना है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो 4 इंटू 23 बाई 32 इंटू 8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 4 दा 32, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 23 हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास। दिस इज द इक्विवेलेंट मास। तो बस ये पूरा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बेटा मैंने आपको बहुत ही डिटेल समझाया था, बहुत डिटेल बताया था कि इक्विवेलेंट मास को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैंने ऑक्साइड फॉर्मेशन, क्लोराइड फॉर्मेशन, हाइड्राइड फॉर्मेशन, ठीक है, या कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। और इस वीडियो में मैंने इन सब चीजों को रिवाइज करा दिया। अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आईआईटी लेवल तक का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट का जो एक बेसिक सा प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे ये हमारा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की मदद से आप जो थ्योरी देखे हैं वीडियो के माध्यम से, उस थ्योरी का आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम से। देखिए 74.5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए वेट दिया है क्लोरीन का, वेट ऑफ क्लोरीन कितना दिया है, वेट ऑफ क्लोरीन तो 35.5 दे दिया, 35.5 ग्राम क्लोरीन का मास दे दिया है। कह रहा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा बताइए। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले हमको मेटल का मास निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे टोटल क्लोराइड का, मेटल क्लोराइड का वेट दिया है, वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, है ना। ये मेटल क्लोराइड मान लीजिए कोई भी हमारा मेटल क्लोराइड है, इसका वेट जो है हम यहाँ पे एक्स और वाई कर ले रहे हैं, एक्स और वाई कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मेटल कौन सा है और उसकी वैलेंसी क्या है ना। एम की वैलेंसी वाई हो गई, क्लोरीन की वैलेंसी एक्स हो गई। तो हम क्या करेंगे, अभी वेट ऑफ मेटल क्लोराइड यहाँ पे जो दिया है वो लिख लेंगे 74.5 ग्राम। तो बेटा ध्यान से देखिए, क्लोरीन का वेट दिया हुआ है, मेटल क्लोराइड का वेट दिया है, तो मेटल क्लोराइड में से क्लोरीन का वेट घटा दीजिए तो वेट ऑफ मेटल मिल जाएगा। तो देयरफॉर वेट ऑफ मेटल हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, क्लोराइड का वेट है हमारा 74.5 ग्राम और माइनस कर देना यहाँ पे 35.5 ग्राम। तो आप देखिए यहाँ पे इसको जब माइनस करिएगा तो ये माइनस करने के बाद आपका 39 ग्राम आ जाएगा। 39 ग्राम आपका जो मास है वो फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो मेटल का वेट हमें फाइंड हो गया। चलिए अब क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो मेटल का हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वेट ऑफ मेटल दिया है हमारा 39 ग्राम, ठीक है। और दूसरा नीचे चूंकि ये क्लोराइड है तो क्लोराइड का जो मास होता है, वेट ऑफ क्लोराइड आपको यहाँ दिया गया है 35.5, मैंने क्लोराइड फॉर्मेशन वाले में बताया था। और कितने के लिए, कितने क्लोरीन को डिस्प्लेस करने के लिए, है ना। हम यहाँ इक्विवेलेंट वेट पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट वेट होता है क्लोराइड के केस में 35.5 ग्राम, यानी कि 35.5 ग्राम
क्लोरीन को डिस्प्लेस करने के लिए जितने मास ऑफ मेटल की जरूरत होती है, दैट इज द इक्विवेलेंट मास। यानी इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 39 ग्राम, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज सी, है ना। तो सी हमारा ये आंसर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए इक्विवेलेंट वेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला, 75 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल इज व्हाट। ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो बेटा ध्यान से देखिए, वेट ऑफ क्लोरीन इज गिवन, वेट ऑफ क्लोरीन इज क्या 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 क्या, यहाँ पे 35.5 है ना, वेट ऑफ क्लोरीन दिया है। वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज गिवन, दैट इज 75.5, है ना। अब हम वेट ऑफ मेटल निकाल सकते हैं। वेट ऑफ मेटल हाउ कैन वी फाइंड, weight of metal is weight of metal chloride minus weight of the chlorine, that is given, that is 39। आप इसको माइनस कर दीजिए, 39 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट। तो चूंकि क्लोराइड का फॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस या कंबाइन करने में जितने भी मास की जरूरत होती है मेटल की, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द मेटल दैट इज गिवन, दैट इज वी हैव टू फाइंड, है ना, जो कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 39। और नीचे हम लिखेंगे वेट ऑफ द क्लोरीन दैट इज गिवन 35.5, और कितने ग्राम को डिस्प्लेस से कंबाइन करना है, दैट इज 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 39 हो जाएगा। 39 इज द आंसर। जय श्री राम। चलिए ये हो गया मेरा आंसर, यहाँ पे दिस इज योर आंसर। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैज 32% ऑक्सीजन, इट्स इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताइए। तो देखिए कोई भी एक ऑक्साइड है जिसमें हमारा 32% ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो आप यहां समझिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि 32% ऑक्सीजन है। चूंकि परसेंट का मतलब होता है 100 में 32 ग्राम हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि मेटल का वेट कितना हो जाएगा, तो उसमें से घटा लेंगे हम। तो देखिए अगर हम वेट की बात करें तो वेट ऑफ ऑक्सीजन यहां पे दे दिया है 32 ग्राम, सही है। और वेट ऑफ ऑक्साइड कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ ऑक्साइड चूंकि 100 यहां परसेंट में है तो 100 ग्राम लिखेंगे हम। तो यहां से हम देयरफॉर वेट ऑफ मेटल हम निकाल सकते हैं। तो मेटल का वेट है बेटा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, 100 में से ऑक्सीजन का वेट घटा दीजिए, दैट इज यहाँ पे 68 ग्राम हो जाएगा। वेट ऑफ मेटल हम निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल फाइंड करिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल फाइंड करिए। तो देखिए बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें चाहिए वेट ऑफ मेटल दैट इज 68 ग्राम, नीचे में हम डिवाइड करते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, दैट इज 32 ग्राम। और कितने ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस या कंबाइन करना है, हम लोगों के कंसेप्ट में सीखना था 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस या कंबाइन करना है। तो 8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, 8 4 32, और ये 17 टाइम्स में कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे हो गया हमारा 17 ग्राम, यानी ऑप्शन हमारा 17, है ना। तो देखिए बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सा क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। बेटा ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन, सल्फर फॉर्म क्लोराइड लाइक H2Cl2 एंड HCl2। तो कह रहा है कि इक्विवेलेंट मास सल्फर का बताइए HCl2 में कि क्या होगा इक्विवेलेंट मास। तो देखिए हमें सिर्फ बात करना है HCl2 के लिए, ठीक है। तो HCl2 में इक्विवेलेंट मास सल्फर का निकालना है। तो देखिए सल्फर का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मास ऑफ सल्फर लिखा जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है मास ऑफ क्लोरीन। क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड का फॉर्मेशन मेथड है, इसीलिए क्लोरीन का हमें मास लिखना है डिवाइड करके, और मल्टीप्लाई कर देना है कितने मास ऑफ क्लोरीन को ये डिस्प्लेस करेगा। यानी कि 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस से कंबाइन करने में जितने मास ऑफ सल्फर की जरूरत पड़ती है, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ द सल्फर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सल्फर का इक्विवेलेंट मास हमसे पूछा जा रहा है ना, दो तरह का क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर निकालने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे
मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाई मास ऑफ क्लोरीन इनटू कितने ग्राम को डिस्प्लेस करना है, तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को डिस्प्लेस करना है या कंबाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए मास ऑफ सल्फर कितना दिया हुआ है, तो आप यहां देख लीजिए HCl2 में सल्फर का जो मास है दैट इज 32 ग्राम, तो यहां पे लिखेंगे हम 32 ग्राम और नीचे डिवाइड कर देंगे हम कितने क्लोरीन है यहाँ पे दिया हुआ, तो 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन के लिए हमें 32.5 मास लिखना पड़ेगा और हमें कितने क्लोरीन को डिस्प्लेस करना है, कितने ग्राम ऑफ क्लोरीन को डिस्प्लेस करना है, दैट इज 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को डिस्प्लेस करना है। तो इससे ये काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 16 ग्राम पर मोल, है ना। एक सिंगल मोल के लिए हमारे पास कितना ग्राम हो गया, 16 ग्राम पर मोल हमें सल्फर चाहिए 35.5 ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करने के लिए, है ना। तो आइए एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है दैट इज सल्फर फॉर्म क्लोराइड लाइक H2Cl2 एंड HCl2 इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इज व्हाट इन HCl2। HCl2 में कितना होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर निकालने के लिए बेटा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सल्फर का मास लिखना, नीचे लिखना मास ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन का मास होगा वो लिख देना और कितने ग्राम क्लोरीन को डिस्प्लेस करना है इसको, तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को डिस्प्लेस करना है ना। तो बस ये फॉर्मूला सेट करिए, मास ऑफ सल्फर इज गिवन दैट इज 32 ग्राम, मास ऑफ क्लोरीन इज गिवन दैट इज 2 into 35.5, 2 into 35.5 और कितने ग्राम ऑफ क्लोरीन को डिस्प्लेस करना है, दैट इज 35.5। आप जब इसको सॉल्व करिएगा 35.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 2 से 32 को 2 से डिवाइड कर दिया 16, तो हमारा 16 ग्राम पर मोल आंसर हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए, दैट इज डी में हमारा आंसर, सॉरी बी हमारा आंसर हो गया 16 ग्राम पर मोल, ये हमारा आंसर हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। साइड का परसेंटेज कितना होगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि इक्विवेलेंट वेट, देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले निकालने के लिए हमें वेट ऑफ द मेटल लिखना पड़ेगा। तो वेट ऑफ मेटल लिख लीजिए, वेट ऑफ मेटल लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए वेट ऑफ, चूंकि ऑक्साइड है तो वेट ऑफ ऑक्सीजन लिखना होगा और कितने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करना है बेटा, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को आपको डिस्प्लेस करना है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आप लिखेंगे वेट ऑफ मेटल द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट M इज 53, यानी कि वेट ऑफ परसेंटेज में 53 ग्राम यहाँ दिया हुआ है आपका, ठीक है। नीचे लिखेंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो चूंकि ऑक्सीजन का मास कैसे निकलेगा, तो पूरा जो ऑक्साइड है वो हमारा 100 है, तो बेटा ध्यान से देखिएगा पूरा ऑक्साइड हमारा 100 है, इसमें से हमारा मेटल का वेट है 53, तो हम यहाँ पे 53 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, तो 100 माइनस 53 को हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज 47, ठीक है, दिस इज योर 47। तो आप 100 माइनस 43 का 100 में से अगर 53 को माइनस करिएगा दैट इज 47 आएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम। 8 is 47, करीब करीब देखिए मान के चलिए कि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा 9 टाइम्स में, है ना, अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास आ रहा है, यानी कि हमारा इक्विवेलेंट वेट जो है वो आ गया 9। अब हमसे पूछा जा रहा है एटॉमिक मास, तो बताइए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा। एटॉमिक मास हमारा, तो आप जानते हैं एटॉमिक मास को अगर वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी एटॉमिक मास निकालना है ना, तो इक्विवेलेंट वेट हमारा निकला हुआ है एटॉमिक मास बाई एटॉमिक मास डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा ध्यान से देखिए इक्विवेलेंट वेट हमारा 9 है, एटॉमिक मास निकालना है, एटॉमिक मास को ऐसे ही छोड़ देंगे और वैलेंसी फैक्टर, चूंकि मेटल का वैलेंसी क्या होता है, देखो मेटल का वैलेंसी ये होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी ये वाला होता है,
तो मेटल का वैलेंसी यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो एटॉमिक मास यहाँ पे आपका आ जाएगा, एटॉमिक मास इक्वल टू 9 इंटू 3 दैट इज 27। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज 27। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट M इज गिवन दैट इज 53 इन इट्स ऑक्साइड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला M2O3। कह रहा है कि इसका एटॉमिक मास आप बताओ कितना है। तो बेटा ध्यान से देखिए, एलिमेंट का परसेंटेज दिया है 53, तो ग्राम में लिखेंगे तो 53 ग्राम हो जाएगा। ऑक्साइड टोटल हमारा 100 है, उसमें से हमारा मेटल का परसेंटेज दिया गया है, तो ऑक्साइड का परसेंटेज आप जानते हैं कि मेटल का जो भी पूरा जो आपका ऑक्साइड है उसका मास अगर 100 है, उसमें से मेटल का मास हमारा 53 है, तो उसमें से माइनस कर दीजिएगा तो 47 आ जाएगा। तो आप इक्विवेलेंट वेट मेटल का कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर लिखना होता है वेट ऑफ द मेटल दैट इज 53 व्हिच इज गिवन हियर, है ना। एंड नीचे में हमें लिखना है वेट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्साइड है, तो नीचे में हम क्या लिखेंगे? वेट ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। और कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को डिस्प्ले से कंबाइन करना है? तो 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्ले से कंबाइन करना है। इसको आप अगर सॉल्व करिएगा तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट हमारा आ चुका है। इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला हमारा होता है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी फैक्टर। तो हमें निकालना है यहाँ पे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 9 दैट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी कैसे निकालेगा यहाँ पे? तो देखो मेटल ऑक्साइड हमारा M2O3 है, जहां पे मेटल का वैलेंसी 3 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, क्योंकि क्रिस क्रॉस रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी मेटल का वैलेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि मेटल का इक्विवेलेंट वेट चाहिए इसीलिए मेटल का वैलेंसी लिखना होगा, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा, 9 3 27। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन और हम लोग देखने वाले हैं अभी। कह रहा है कि अननोन एलिमेंट है फॉर्म एन ऑक्साइड, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट हमारा एलिमेंट का फाइंड करना है इफ द ऑक्सीजन कंटेंट इज 20% बाय मास। तो ध्यान से देखिए ऑक्सीजन का परसेंटेज यहां दे दिया है, समझिएगा यहाँ पे, है ना। सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमारा गिवन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन दैट इज 20, क्योंकि हमारा 100%, देखिए क्योंकि 20% है बाय मास ऑक्सीजन का, तो टोटल हमारा जो ऑक्साइड है वो हमारा 100 है, यानी कि हमारा टोटल मास ऑफ ऑक्साइड का टोटल मास कितना है बेटा? तो ये हुआ 100, है ना। मास हमारा ग्राम में, तो अभी ग्राम वगैरह हम लिख नहीं रहे हैं, सिंपल आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू से समझिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको ग्राम किलोग्राम लिखने में। तो टोटल मास ऑफ ऑक्साइड कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए मास ऑफ, ये भी देखो कभी भी कंपटीशन का एग्जाम अगर आप लिखने जाते हैं तो ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिएगा मन में बहुत सारा कैलकुलेशन करने का। तो मास ऑफ मेटल अगर आपको निकालना है तो मेटल का मास हो जाएगा हमारा 100 में से 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। तो मेटल का मास हमारा आ गया 80। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट हमें चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला हमको क्या है पता? बोलो। वेट ऑफ एलिमेंट, आपके पास हमारा वेट ऑफ एलिमेंट है, नीचे लिखेंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन, और कितने ग्राम ऑक्साइड ऑक्सीजन को डिस्प्ले से कंबाइन करना है? तो हमें करना है 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्ले से कंबाइन। तो वेट ऑफ एलिमेंट कितना बेटा? ध्यान से देखिए, एलिमेंट हमारा है 80, नीचे लिखेंगे हम वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल मास ऑफ ऑक्साइड इज गिवन, सॉरी वेट ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन दैट इज 20, और कितने ग्राम के लिए चाहिए? 8 ग्राम के लिए। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी यहाँ पे काट लीजिएगा, 2 4 8 हो गया, एंड 8 4 32 ग्राम हो जाएगा, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैन ऑक्साइड एन अननोन एलिमेंट फॉर्म एन ऑक्साइड, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट इफ द ऑक्सीजन कंटेंट इज 20% बाय मास। तो बेटा ध्यान से देखिए 20% ऑक्सीजन दे दिया, तो आपको यहाँ पे समझना है कि टोटल ऑक्साइड का जो मास है वो है 100 ग्राम, जिसमें हमारा 20 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना होगा? तो मास ऑफ एलिमेंट जो कि हमारा मेटल दिया गया है दैट इज 100 में से 20 घटा दीजिए, हमारा 80 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है इक्विवेलेंट मास निकालिए एलिमेंट का। तो इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एलिमेंट का वेट लिखो, नीचे में एलिमेंट का ऑक्सीजन का मास लिखिए और इंटू 8 कर दीजिए, क्योंकि ऑक्साइड का फॉर्मेशन है। एलिमेंट का मास यहाँ पे 80 दिया हुआ है,
ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 20 दिया हुआ है, आप इसको डिवाइड करिए और 8 ग्राम के लिए निकाल लीजिए, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। देखो 0 से 0 कैंसिल करो, 2 4 द 8 करो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, दिस इज रंजीत कुमार। मैं आप सभी बच्चों को अपने इस चैनल पे वार्म वेलकम करता हूं। तो आइए बच्चों, हम आज देखने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट का पार्ट 3। और इक्विवेलेंट वेट के पार्ट 3 में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा एसिड है, बेस है, सॉल्ट्स है ना, इन सभी का हम इक्विवेलेंट वेट अभी फाइंड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एसिड्स की, है ना। देखिए एसिड्स की क्या है, जैसे कोई भी हम एसिड जानते हैं। देखिए हमारा एसिड होता है, दिस इज योर प्रोटोन डोनर, है ना, दिस इज योर प्रोटोन डोनर। एसिड बेसिकली हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि एसिड इस चैप्टर के लिए बस ये समझना है एसिड होता क्या है। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटोन, जो कि प्रोटोन को डोनेट करता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जो H+ आयन को फर्निश करेगा, H+ आयन फर्निश करेगा, पानी में H+ आयन ये दे सकता है। तो जो भी सब्सटेंस वाटर के अंदर, पानी के अंदर H+ आयन देगा, वह सब्सटेंस आपका एसिड कहलाएगा। और जो सब्सटेंस पानी में OH- आयन दे देता है, वो सब्सटेंस हमारा कहलाता है बेस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अब जैसे यहां पे देखिए इक्विवेलेंट वेट हम निकालने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो देखिएगा इक्विवेलेंट वेट जो हमारा होता है एसिड का, उसको निकालने का क्या तरीका है, तो ध्यान से देखिए। उसको निकालने का तरीका है मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय हम यहां लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, मतलब एसिड का हमें बेसिसिटी लिखना है। अब सवाल आता है कि बेसिसिटी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए मोलर मास तो आप फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके जितने भी एटम्स होंगे उस एसिड का, उन सभी का एटॉमिक मास को आप सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने से आपका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि बेसिसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, और जब तक आपका बेसिसिटी नहीं होगा आप यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट उस एसिड का फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं बेसिसिटी की। अगर बेसिसिटी को देखा जाए तो ये डेफिनेशन कहता है टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को ये कोई भी एसिड आयोनाइज कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं HCl की, है ना। तो HCl पानी में जाएगा तो एक H+ को रिलीज करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू 1। अगर बात करूं मैं H2SO4 की, तो H2SO4 में देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को ये बाहर रिलीज कर देगा, और यहां पे हम बेसिसिटी को कहेंगे 2। या आप सपोज करिए HNO3 की आप बात करें, तो HNO3 में 1 सिंगल H+ देखो यहां पे बाहर जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 1 हो जाएगी, है ना। या मान लीजिए कि HI की बात करें, तो HI की बात करें तो एक H+ से रिलीज करेगा, इसकी बेसिसिटी जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। मान लेते हैं कि हमारे पास HClO4 है, HClO4 H को रिलीज करता है और यहां पे एक H रिलीज करेगा, दैट इज बेसिसिटी हमारा 1 हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH ले लिया, और इस CH3COOH में ध्यान रखिएगा बेटा कि यहां पे जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज ओनली आयोनाइजेबल, यानी ओनली 1 हाइड्रोजन ही रिलीज करेगा। एक बात का ध्यान में रखिएगा, कभी भी इस हाइड्रोजन को आप आयोनाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन रहता है, वहां पोलैरिटी ज्यादा होता है, और उसी हाइड्रोजन को आपको बाहर निकालना है। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऐसे जो एलिमेंट्स है उसके साथ जो हाइड्रोजन रहता है उसको आप आयोनाइज करिएगा। तो यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोजन बाहर जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी दैट इज 1। यहाँ पे बेसिसिटी 1 हो जाता है।
मान लीजिए हम बात कर रहे हैं H3PO4 की, ठीक है। तो यहां आप देखिए, यहां पे H3PO4 के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फास्फोरस की वैलेंसी ध्यान में रखिए कि फास्फोरस की जो वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज 5। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 5 हो जाएगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स बनाएगा वो 5 बॉन्ड बनाएगा। अब चेक करके देख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन हो गया, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि 4 to the 8 -8 हो गया, इधर 3 हो गया तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू के उधर ले जाओगे तो +5 हो जाएगा, यानी फास्फोरस के साथ 5 बॉन्ड्स बनेंगे। तो 3 OH आप यहां लगाएंगे ऐसे, और 1 ऑक्सीजन को आप यहां ऐसे लगाएंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये 3 हाइड्रोजन जो है ये आपका आयोनाइज हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बेसिसिटी होगा दैट इज 3, यानी कि 3H+ को आप यहां से बाहर निकाल सकते हैं। और बेसिसिटी की बात करूं मैं तो यहां पे बेसिसिटी हो जाएगा 3, है ना। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं H3PO3 की, तो H3PO3 में टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन देख लीजिए। यहां पे फास्फोरस के साथ, फास्फोरस के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3, यानी कहने का मतलब है कि जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ 2 OH लगाएंगे आप, और 1 हाइड्रोजन को आप ऐसे दे देंगे, और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन को आप यहां लगाएंगे, यानी H3PO3 बन गया। देखिए H3PO3 है ना, H3PO3 आपका फॉर्म कर गया। अब यहाँ पे एक बात देखिए ध्यान से कि यहाँ पे जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है वो कितने हाइड्रोजन जो है वो आयोनाइज होंगे, दैट इज 2 हाइड्रोजन्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि H3PO3 में ओनली 2 हाइड्रोजन जो है वो आयोनाइजेबल होगा, यानी कि बेसिसिटी हम बात करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, दिस हाइड्रोजन इज नॉन आयोनाइजेबल, ये हमारा हाइड्रोजन जो होगा दिस इज योर नॉन आयोनाइजेबल, ये हमारा आयोनाइज नहीं करेगा क्योंकि ये फास्फोरस के साथ लिंक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा हमारा H3PO3 का आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आ गया 2, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो बेसिसिटी होगी दैट इज 2। अच्छा, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे H3PO2 ले लिया। आप बताओ मेरे को कि इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे फास्फोरस है, अब देखिए फास्फोरस जो है यहाँ पे कितने OH के साथ जुड़ा रहेगा, तो ओनली 1 OH होता है जिसके साथ ये जुड़ा रहता है, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन होता है वो इस तरह से आपका लगा रहता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन होने के बाद भी यहां पे जो 1 हाइड्रोजन जो दिख रहा है, दिस हाइड्रोजन इज ओनली आयोनाइजेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ओनली 1, यानी कि ओनली 1H+ को रिलीज करेगा, यानी कि बेसिसिटी यहां पे हमारा 1 हो जाएगा। आई होप बच्चों कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे किसी भी एसिड के लिए आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं, सपोज करो H2SO4 के लिए, तो H2SO4 के लिए हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट देखिए H2SO4 के लिए निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे HNO3 के लिए निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे H3PO4 के लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे तीनों का निकाल के दिखाता हूं, फॉर्मूला बस याद रखिएगा। इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालने के लिए हमें क्या लेना होता है, मोलर मास ऑफ एसिड एंड डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ द। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम H2SO4 के लिए मोलर मास निकालने जा रहे हैं। तो देखिए सल्फर, हमारा हाइड्रोजन कितना है, तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। 1 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो गया, तो 2 हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा। 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ 2 ग्राम लिखेंगे। सल्फर का हम लिखेंगे यहाँ पे 32 ग्राम, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो एक सिंगल ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम होता है। तो बताओ कि 4 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 64 ग्राम, यानी कि ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 98 ग्राम, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आप बता हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं 63 हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, है ना। चलिए H3PO4 के लिए देखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो 1 into 3 हो जाएगा। फॉस्फोरस का 31 होता है, और ऑक्सीजन का 16 4 64 हो जाएगा, एंड डिवाइड कर देंगे। इसकी जो बेसिसिटी होगी H3PO4 की दैट इज 3, तो हम यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 31 + 3 34, एंड 34 + 64। देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 34 + 64 डिवाइड बाई 3, कितना हो जाएगा बेटा
4 4 8 6 और 3 9 एंड डिवाइड बाय 3। तो दिस इज योर आंसर। यानी कि आप यहां देखिए H3PO4 में हाइड्रोजन का 3 ग्राम हो गया, फास्फोरस का 31 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन का 16 4 64 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करिएगा 3 1 3 प्लस 31 दैट इज 34 प्लस 64, आप यहां देखिए 98 आ जाएगा। और 98 को आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है इसके बेसिसिटी से, तो बेसिसिटी से हम लोगों ने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, तो जो भी वैल्यू आएगा दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस आयन, है ना। चलिए कुछ बेसिस को देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि NaOH हमारा है, दिस इज योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड में टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH कितना है, तो यहां पे हम लिखेंगे एसिडिटी, हियर इज योर एसिडिटी, और यहां पे हम उसका टोटल जो है हम लिखेंगे एसिडिटी, है ना। एसिडिटी कितना हो जाएगा, तो देखिए एसिडिटी हम यहां पे लिखने वाले हैं। तो NaOH के लिए आयोनाइजेबल 1 OH है, यानी कि हमारा जो एसिडिटी हो जाएगा यहाँ पे NaOH के लिए 1 हो जाएगा, है ना। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, देखिए यहां पे लिख रहे हैं बेस, एसिडिटी मैं यहां लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा जैसे NaOH हो गया, NaOH के लिए हमारा एसिडिटी 1 हो जाता है ना। एसिडिटी हमारा यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। अच्छा, दूसरा MgOH का होल ट्वाइस, देखिए तो MgOH होल ट्वाइस में आपका यहाँ पे 2 आयोनाइजेबल OH आयन है ना, 2 आयोनाइजेबल OH आयन है, तो यहाँ पे जो एसिडिटी होगा दैट इज 2। यहाँ देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ पे जो एसिडिटी होगा दैट इज 3। अगला देखिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो हमारा एसिडिटी हो जाएगा दैट इज 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही OH आपका बाहर निकल रहा है। या मान लीजिए कि आपने यहाँ पे FeOH का होल थ्राइस ले लिया, तो इसकी जो एसिडिटी हो जाएगी दैट इज हो जाएगी 3, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखने की चीज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप यहाँ पे हमेशा जब भी बेस की बात करें तो एसिडिटी लेंगे, और जितना नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H होगा आप उसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे एसिडिटी फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। चलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए मोलर वेट डिवाइड बाय एसिडिटी। तो देखिए यहाँ पे मोलर वेट हमारा कितना हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो चूंकि एल्यूमिनियम का 27 ग्राम होता है, और OH माइनस का देखो OH का कितना होगा, ऑक्सीजन का हो गया 16, और एक हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए, तो 16 1 17 एंड 3 टाइम्स इज OH, यानी 17 3 आपका 51 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 51 ग्राम। तो टोटल हमारा देखेंगे यहाँ पे कि जो वेट होगा, मास होगा, वो कितना हो जाएगा, तो टोटल मास हो जाएगा हमारा 718 और एंड 5 2 7 78, और इसको डिवाइड करना हम लोग को एसिडिटी से। तो देखिए जितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH रहेगा दैट इज कॉल्ड योर एसिडिटी। तो यहाँ पे हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसको कैंसिल आउट भी कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 26 आंसर, 26 ग्राम आप लिख सकते हैं। तो 26 हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाता है किसका, दिस इज और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम का 27, बाकी OH का आप देख लीजिए 70 76 51, दोनों को ऐड करिए 78 आएगा, डिवाइड कर दीजिए एसिडिटी से डिवाइड करिएगा आपका 26 आएगा। दिस 26 इज योर इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3। इज इट क्लियर। चलिए तो ये हमारा बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्ट्स की, कि सॉल्ट्स के लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक तो हमारा एसिड से आएगा, और दूसरा जो हमारा सॉल्ट्स के अंदर जो रेडिकल आता है दैट कम्स फ्रॉम बेस। जैसे कोई एग्जांपल मानते हैं, सपोज करते हैं कि हम लोग यहां पे ले रहे हैं NaCl, एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तो NaCl में 2 तरह का आयंस है। देखिए एक तो हमारा ये जो लेफ्ट साइड में जो आपका सोडियम लिखा हुआ है, तो सोडियम एक मेटल होता है,
और क्लोरीन जो राइट साइड में है ये एक नॉन मेटल है। तो याद रखिएगा मेटल से बेस से क्या आता है, मेटल आता है। बेस से क्या आता है, मेटल आता है। यानी कि ये जरूर यहाँ पे NaOH से आया होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग सॉल्ट के अंदर जो करस्पॉन्डिंग बेस लगा होगा दैट इज NaOH। और यहाँ पे जो एसिड है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो Cl है वो किससे आया होगा, तो करस्पॉन्डिंग HCl से हमारा आया होगा। यानी ये एसिड और ये बेस मिलकर हमारा NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देखिए कैसे हुआ होगा, HCl कैसे टूटा, तो HCl H+ और Cl- में टूटा। NaOH कैसे टूटा है, Na+ में टूटा है और OH- में टूटा है। अब क्या हुआ होगा, आयंस एक्सचेंज किए होंगे, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ होगा। H+ OH- के साथ गया और Na+ Cl- के साथ गया। यानी कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपका NaCl का फॉर्मेशन हुआ और H+ और OH- मिलकर यहां पे आपको बना दिया वाटर। यानी कि किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। एंड सॉल्ट हैज टू टाइप्स ऑफ रेडिकल, दैट इज वन इज पॉजिटिव रेडिकल दैट कम्स फ्रॉम बेस एंड अनदर इज नेगेटिव रेडिकल दैट कम्स फ्रॉम आपका एसिड, है ना। तो नेगेटिव रेडिकल हमेशा जो है एसिड से आता है ना। तो यहां पे एक बात लिखेंगे कि इन सॉल्ट्स पॉजिटिव रेडिकल comes from base and negative radical comes from acid, है ना। सिमिलरली जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने यहां पे Na2SO4 ले लिया, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। अब देखिए सोडियम सल्फेट में हमारा दो तरह का रेडिकल है, वन इज Na+ रेडिकल एंड अनदर इज SO4- रेडिकल, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हमारा 2Na है और एक Na पे हमारा प्लस चार्ज है, तो टोटल हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया 2+। यहाँ देखिए सल्फेट आयन है SO4-, टोटल नेगेटिव चार्ज हमारा कितना हो गया, 2-। तो 2- और 2+ मिलकर हमारा न्यूट्रल हो गया, यानी Na2SO4 के ऊपर होल जो आपका चार्ज होगा दैट इज 0, है ना। तो इस सॉल्ट के अंदर भी हमारा दो तरह का चार्ज है। अब सवाल आता है कि हाउ कैन बी फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट मेटल, है ना। तो देखिए आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं, चाहे आपका पॉजिटिव रेडिकल हो चाहे आपका नेगेटिव रेडिकल हो। तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जब निकालते हैं, देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जब निकालते हैं तो सॉल्ट में हमारा दो तरह का आयंस होता है। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्ट एंड डिवाइड कर देना, इसको डिवाइड कर देना चार्ज ऑन कैटायन या चार्ज ऑन एनायन। मतलब जो भी चार्ज आपका टोटल चार्ज आपका कैटायन के ऊपर होगा वो लिखना है नीचे, और टोटल या आपका टोटल चार्ज एनायन का लिखना है ना। तो जनरली हम कैटायन से काम चला लेते हैं, एनायन की जरूरत नहीं है, कैटायन से भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन देखिए कभी कभी आपके सॉल्ट्स का कोई रेडिकल दे देता है, जैसे मान लो आप यहां देखिए, आप यहां सल्फेट रेडिकल है, अब कहेगा कि सल्फेट रेडिकल में बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप इसका मोलर मास लिखिएगा और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है आप उसको नेगेटिव चार्ज को नीचे लिखिएगा, इसी को तो वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। देखिए ये जो चार्ज है, जो एसिडिटी है, जो बेसिसिटी है, यही तो आपका वैलेंसी फैक्टर हुआ। यानी कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंट वेट का हमारा डेफिनेशन जो होता है, इक्विवेलेंट वेट का हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर हम लिखते हैं मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी कि मोलर मास एंड डिवाइड बाय n फैक्टर, यही हमारा हो जाता है इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज कर लेना है और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। अब देखिए NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना बड़ा आसान है। अब यहां देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास ऑफ NaCl एंड डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए बेटा वैलेंसी फैक्टर हमारा होता है चार्ज ऑन कैटायन या चार्ज ऑन एनायन। तो जनरली हम कैटायन का जो चार्ज होता है वो लिखते हैं
यानी कि सोडियम पे क्या चार्ज है, तो सोडियम पे चार्ज हमारा 1 हो जाता है। तो आप यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो NaCl का आप मोलर मास देखिए, सोडियम का हो गया 23 एंड क्लोरीन का 35.5। आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 538325, है ना, 58.5 ग्राम डिवाइड बाई 1 एंड दिस इज योर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे K2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट चाहते हैं, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2SO4 क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये पोटेशियम आपका 2K प्लस अलग हो जाएगा, यानी टोटल हमारा पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा हो जाएगा 2, है ना, एंड टोटल नेगेटिव चार्ज भी हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज भी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम मोलर वेट ऑफ K2SO4 एंड डिवाइड कर देना, इसको डिवाइड कर देना चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, जिसको हम वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर हमारा चार्ज ऑन कैटायन हो गया। तो मोलर वेट ऑफ K2SO4 देखिए, पोटेशियम हमारा कितना है 2 और 1 पोटेशियम, एक पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, प्लस करेंगे सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और साथ में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16 × 4। आप इसको सम कर दीजिएगा और नीचे में चार्ज ऑन कैटायन आप लिख देंगे यहाँ पे 2। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 to the 18, हैंड में 1 हो गया, 3 to the 6 और 1 7, यानी कि 78 हो गया, प्लस 32 हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा, डिवाइड कर देना आप इसको 2 से। अब इसको ऐड ऑन कर लो, 8 to 10, 10 4 14, 14 का 4, हैंड में 1, 7 1 8, 8 3 11, 11 6 17, 174/2 कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ये हमारा हो जाएगा 87। तो ध्यान में रखिएगा 87 हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है K2SO4 का। दिस इज योर 87 ग्राम, दिस इज योर इक्विवेलेंट वेट एंड आई होप बच्चों कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस की, जैसे